तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लास्ट टाइम हमने जब पढ़ा था थैनाटोलॉजी तो उसमें एक टर्म छूट गया था। एगोनल पीरियड। अब ये पीरियड कौन सा होता है एगोनल पीरियड? इस जो एगोनल पीरियड होता है ये कुछ नहीं, बेसिकली अगर किसी को मान लीजिए कोई ट्रामा हुआ, बहुत लीथल ट्रामा हुआ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, बहुत भयानक एक्सीडेंट उसका हो गया, तो जो टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड बिटवीन ट्रामा टू डेथ, हाँ, ट्रामा हुआ, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया या जहां भी लेके गया, जितनी देर वो जिंदा रहा बिटवीन ट्रामा टू डेथ, इसी को हम कहते हैं एगोनल पीरियड। जो टाइम पीरियड बिटवीन ट्रामा टू डेथ है इसी को हम कहते हैं एगोनल पीरियड। मतलब उसका एक्सीडेंट हुआ, उसे चोट लगी, उसके बाद वो जितनी देर तक जिंदा रहा, वो जो पूरा टाइम पीरियड है उसी को एगोनल पीरियड कहते हैं। बस एक लाइन की ये चीज है, इसको याद रखिएगा। अब साइंस ऑफ डेथ। साइंस ऑफ डेथ में हमने बात की, तीन तरीके की होती हैं साइंस ऑफ डेथ बेसिकली। जो इसमें जो चेंजेस हम देखते हैं साइंस ऑफ डेथ में, तीन तरीके से होता है। एक तो इमीडिएट चेंज हो जाए, अर्ली चेंज हो जाए, या लेट चेंज, यही साइंस है इसकी डेथ की। अब इमीडिएट, अर्ली एंड लेट। तो जो इसमें इमीडिएट चेंजेस होते हैं, बेसिकली हमने जब सोमैटिक डेथ और मॉलिक्यूलर डेथ के बारे में बात की थी, तो जो इमीडिएट चेंजेस होते हैं वो सोमैटिक डेथ से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड? सोमैटिक डेथ। सोमैटिक डेथ क्या था? जो आर्गन सिस्टम जब फेल कर जाए, कोई आर्गन, बेसिक हमारे जो अगर हम कहें वाइटल आर्गन सिस्टम कौन कौन से हैं, इन पे पूरी बॉडी डिपेंड करती हार्ट, रेस्पिरेटरी, है। हाँ, सर्कुलेशन। रेस्पिरेटरी है, सर्कुलेटरी है, नर्वस सिस्टम। ये तीन जो हमारे वाइटल सिस्टम्स होते हैं, और ये भी जब सीज कर जाएंगे तो ये हो जाता है इमीडिएट चेंज में। जब ये काम करना बंद कर जाएंगे तो ये इमीडिएट चेंज में आता है। इसके अलावा दूसरा होता है अर्ली चेंज। अर्ली चेंज में बहुत सारे चेंजेस हैं। एंड इन ला लेट चेंजेस, जिसमें आपको मम्मीफिकेशन है, पुट्रीफैक्शन है, जो डिकम्पोजिशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो लेट चेंजेस में होती है। इमीडिएट चेंज में देखिए तीन वाइटल फंक्शंस हमारे: इरिवर्सिबल सीजेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ द ब्रेन, जब ब्रेन काम करना बंद कर दे, सर्कुलेशन फेल हो जाए, या रेस्पिरेटरी सिस्टम कोलैप्स कर जाए। ये तीन, अगर ये तीनों फंक्शन इनके ख़त्म हो गए तो वो इमीडिएट चेंज होता है डेथ का। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी भी कंडीशन है जिनमें कुछ देर के लिए, अब तो ब्रीफ पीरियड ऐसा लगता है कि ये जो साइन है ना इमीडिएट चेंज की, वो पाई जा रही है। लाइक किसी को अगर प्रोलॉन्ग फैंटिंग अटैक आ रहा है, वो रह रह के वो किस में चला जा रहा है, फैंट कर जा रहा है, गिर जा रहा है, कोलैप्स कर जा रहा है। या वैगल इनहिबिशन की बात मैंने की थी, वैगल इनहिबिशन की, उस तरीके का अगर कोई फिनोमेना डेवलप हो रहा है, या किसी को एपिलेप्सी है, हाँ, या नार्कोसिस, कोई ड्रग उसने ले लिया ऐसा जिससे वो डीप कोमा की हालत में पहुंच गया, तो ऐसे पेशेंट्स को फिर हम रिवाइव कर सकते हैं ऐसे लोगों को। तो ये इससे थोड़ा सा इसकी ये सिमिलरिटी है। अदरवाइज ब्रेन है, ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, एंड दिस इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ डेथ। हाँ, नर्वस सिस्टम ने अगर काम करना बंद कर दिया, अगर ये पूछे कि अर्लीस्ट साइन ऑफ डेथ क्या है, इमीडिएट में भी सबसे अर्लीस्ट की बात अगर पूछी जाए तो फंक्शंस ऑफ द ब्रेन, इनका काम करना बंद करना, ये सबसे अर्लीस्ट है। अब इसके बहुत तरीके हैं। नर्वस सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया तो क्या हुआ, सेंसरी और मोटर फंक्शंस दोनों खत्म हो जाएंगे। पीपल्स वाइडली डायलेटेड, पीपल्स पूरी डायलेट हो चुकी होंगी। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और थी जो हमने बताया, लाइक फैंटिंग अटैक है, एपिलेप्सी है, नार्कोसिस है, या वैगल इनहिबिटरी फिनोमिना, जो वैगल शॉक होता है। हाँ, ये सब क्या है, ये इसी से मिलते जुलते हैं इमीडिएट चेंजेस में। तो बस इसमें इमीडिएट चेंज में तीन यही नाम याद रखने: रिवर्सिबल सिजेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ द ब्रेन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन। ये तीनों इस तरीके से सीज कर जाएं कि फिर इनको दोबारा से रिवाइव ना किया जा सके। ये इमीडिएट चेंजेस में आते हैं। अब फंक्शंस ऑफ द ब्रेन अगर सीज कर गए तो इसका सबसे अच्छा तरीका, एक तो क्या, सेंसरी और मोटर फंक्शंस खत्म हो गए, पिपिल्स डायलेट कर गई, इसके लिए कंफर्मेटरी क्या करना है, एक ईईजी करा लीजिए, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ईईजी। उस पर फ्लैट लाइन आ गई, दैट मीन्स कि ब्रेन ने काम करना खत्म कर दिया है। फ्लैट ईईजी अगर आ गई तो। अब सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के लिए ये कहा जाता है कि अगर हार्ट बीट मोर देन 3 to 5 मिनट्स,
हार्ट बीट अगर 3 से 5 मिनट तक बंद हो जाए तो इसको कहते हैं कि ये इररिकवरेबल है, मतलब इसको दोबारा से रिकवर नहीं किया जा सकता है, जिससे डेथ हो जाएगी। अगर हार्ट बीट 3 से 5 मिनट या उससे ज्यादा देर तक रुक जाए किसी की, तो फिर उसको दोबारा से रिवाइव नहीं किया जा सकता, ऐसा बुक में लिखा हुआ है। लेकिन फिर वहीं पे कुछ चीजें और भी आती हैं कि कभी कभी होता है ना कि मान लीजिए कोई ऐसा भी शख्स था, वो किसी को सस्पेंडेड एनिमेशन हो जाता है। सस्पेंडेड एनिमेशन का मतलब क्या है? जो योगा वाले लोग होते हैं, या किसी ने जानबूझ के अगर इस तरीके से अपने आप को पोज कर दिया, ऐसा लग रहा है कि उसकी डेथ हो चुकी, सब कुछ उसका रुक चुका है, लेकिन कुछ देर के बाद वो ऑटोमेटिक रिवाइव हो जाते हैं। कुछ लोगों का हार्ट बीट भी रुक सकती है, लाइक योगा वाले जो होते हैं उनको प्रैक्टिस होती है। ठीक। हार्ट बीट अगर 3 से 5 मिनट या उससे ज़्यादा देर के लिए रुक जाए तो ऐसे लोगों को मान लिया जाता है कि डेथ हो जाएगी इसमें। अब कैसे होती है? अब कैसे हम चेक करेंगे कि सर्कुलेशन रुक गया है? सर्कुलेशन, एक तो हार्ट बीट खत्म हो गई, आपने आस्कल्टेट किया। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमने आस्कल्टेट कर लिया, एपेक्स ऑफ द हार्ट देख लिया, या जितने भी आस्कल्टेटरी एरिया थे चारों तरफ हमने देख लिया, हमें कोई बीट नहीं मिली है। हमने ईसीजी करा ली, ईसीजी कन्फर्मेटरी हो जाता है सर्कुलेशन के लिए। ईसीजी करा लीजिए, वहां पे एक फ्लैट लाइन इस तरीके से आनी शुरू हो जाए। अगर ईसीजी की जितनी भी लीड्स हैं, टोटल 12 लीड्स होती हैं ईसीजी में, सब पे क्या आ जाए, फ्लैट लाइन आनी शुरू हो जाए, दैट मीन्स कि हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। नॉर्मली क्या होता है, पी वेव बनी, इस तरीके से आती है ईसीजी। लेकिन अगर फ्लैट लाइन आना शुरू हो गई तो क्या हुआ, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, स्टॉप हो गया उसका फंक्शंस, और ये इरिवर्सिबल हो जाता है एक बार अगर फ्लैट लाइन आ गई। आप पल्स चेक कर लीजिए, सबसे पहले पल्स चेक कर लेते हैं रेडियल। मोस्ट कॉमनली कौन सी पल्स चेक होती है? रेडियल पल्स। फिमोरल पल्स देख लीजिए, कैरोटिड पल्सेशंस बहुत ज़रूरी देखना होता है। अगर सर्कुलेशन खत्म हो गया है, सर्कुलेशन स्टॉप कर गया है, तो ये जितनी भी पल्सेस हैं वो आपको नहीं मिलेगी। चलिए, बहुत सारी कंडीशन है, मस्कुलर वेस्टिंग हो रही है किसी को अगर हाइपोवोलेमिक शॉक में चला गया है पेशेंट, तो वहां पे भी पल्स एब्सेंट या फीबल मिल सकती है। नॉर्मल हो सकता है भाई, इतना प्रिसीजन ना हो। तो इन सब कंडीशंस में जो कंफर्मेटरी चेंज के लिए हम देखते हैं वो ईसीजी देखते हैं सर्कुलेशन के लिए। अब इसके अलावा इसमें कुछ और टेस्ट भी करते हैं, लाइक जो अब नहीं होते हैं, पहले होते थे। डायफनस टेस्ट, इसके अलावा मैग्नस आई कार्ड प्रेशर टेस्ट बोलते हैं इसको। सिर्फ इनके नाम याद रखें, मैग्नस आई कार्ड टेस्ट। इसके अलावा हार्ट टेस्ट इसको कहा जाता है। एक प्रेशर कट होता है, प्रेशर कट एंड हार्ट टेस्ट। ये जो डायफनस मैग्नस प्रेशर कट टेस्ट हैं, ये पहले हुआ करते थे, अब नहीं होते हैं, ये ऑब्सोलेट हैं। तो इनका सिर्फ नाम याद रखिए कि ये किससे रिलेटेड हैं। डायफनस टेस्ट, मैग्नस आइकार्ड टेस्ट या प्रेशर कट टेस्ट, ये जो टेस्ट हैं ये सर्कुलेशन से रिलेटेड हैं। ये चीज़ सिर्फ हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो टेस्ट हैं ये किससे रिलेटेड है, सर्कुलेशन से रिलेटेड है। क्योंकि अभी रेस्पायरेशन में भी अलग अलग टेस्ट आएंगे। तो बेसिकली क्या है कि हमें डिफरेंशिएशन याद रहे, कौन सा टेस्ट किस में था। ऑब्सोलेट हो गए, यूज नहीं होते अब, लेकिन एग्जाम में क्या पता पूछ लिया जाए। तो सिर्फ नाम याद रखना है कि ये किससे रिलेटेड हैं। तो ये जो तीनों टेस्ट हैं, डायफनस टेस्ट, मैग्नस आइकार्ड टेस्ट या प्रेशर कट टेस्ट, ये सर्कुलेशन से रिलेटेड है। अब इसके बाद आता है रेस्पायरेटरी सिस्टम का। इसका अगर सिदेशन हो गया रेस्पायरेशन का, मोर देन 4 मिनट, 4 मिनट से ज़्यादा अगर कंप्लीट स्टॉपेज हो गया रेस्पायरेशन का, तो आमतौर से ये डेथ काज करने के लिए सफिशिएंट है। अगर 4 मिनट से ज़्यादा किसी का रेस्पायरेशन रुक गया तो उसकी डेथ हो जानी है। अब इसके लिए आप टेस्ट करेंगे ना, किसी को बताना पड़ेगा ना। अगर हम मान लीजिए हॉस्पिटल सेटअप में है, किसी का रेस्पायरेशन 4 मिनट से ज़्यादा के लिए रुक गया है, तो फिर भी हमें कुछ काम करने होते हैं, देखने होते हैं, तब जाके हम ये बताएंगे कि ना हाँ इसकी डेथ हो गई है या नहीं हुई है। तो नॉर्मल जो हम लोग क्लिनिकल सेटअप में एग्जामिन करते हैं किसी को, 4 तरीके से करते हैं, इंस्पेक्शन या परकशन या परकशन ऑस्कल्टेशन। यहाँ पे परकशन का कोई रोल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम इंस्पेक्शन तो करेंगे, देखेंगे ना। अगर विजिबल रेस्पायरेटरी मूवमेंट नहीं मिल रहा है, सिर्फ इंस्पेक्शन करिए वहां पे क्या। अब जैसे मेल है, मेल का ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, एब्डामिनोथोरेसिक, एब्डामिनोथोरेसिक मेल का। एब्डामिनोथोरेसिक मतलब एब्डामिन इसमें ज्यादा प्रीडोमिनेंट आपको दिखेगा। अगर कोई मेल पेशेंट है वो सांस ले रहा है, आप उसको
सुपाइन वो लेटा हुआ है, आप देखेंगे कि उसका एब्डामेन ज्यादा बल्ज कर रहा है मेल का, तो ये एब्डामिनोथोरेसिक पैटर्न। ऑन इंस्पेक्शन आप देख रहे हैं कि कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, रेस्पिरेटरी मूवमेंट, ना तो चेस्ट एक्सपैंड कर रहा है, ना तो एब्डामेन ऊपर नीचे हो रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ, सीजेशन हो गया है, किसका, रेस्पिरेशन का। फीमेल है, फीमेल का पैटर्न क्या है, थोरैको एब्डामिनल है। ये थोड़ा सा ब्रीदिंग पैटर्न इसको याद रखिएगा। हाँ, फीमेल का थोरैको एब्डोमिनल है, लेकिन ऑन इंस्पेक्शन अगर रिस्पायरेशन सीज कर गया है, रुक गया, स्टॉप हो गया, तो ये जो मूवमेंट है ये हमें नहीं मिलेंगे। अब पाल्पेट करिए, हो सकता है ना दिख रहा हो आपको, ठीक है, तो आप हाथ रखिए, नॉर्मल से सिर्फ हाथ रख के चेक करिए। अगर चेस्ट एक्सपैंड कर रहा है, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे, दैट मीन्स क्या है कि रिस्पायरेशन हो रहा है। आपने अगर पाल्पेट किया और कोई मूवमेंट नहीं मिल रहा है, पाल्पेटरी मूवमेंट भी एब्सेंट है, तो ये भी एक कंफर्मेटरी हो गया। इसके बाद नॉर्मल सबसे आसान क्या है, आस्कल्टेशन। आस्कल्टेशन करिए, अगर ब्रीदिंग साउंड मिल रही है तो ठीक है, पेशेंट अलाइव है। और ब्रीदिंग साउंड अगर नहीं मिल रही है, ब्रीदिंग साउंड एब्सेंट है ऑन आस्कल्टेशन, दैट मीन्स कि जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसकी डेथ हो चुकी है। अब इसमें भी कई टेस्ट होते हैं रिस्पायरेशन में। जो एब्सोलेट तो हो गए हैं, लेकिन इनका नाम आपको याद रखना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है विंसलो टेस्ट, विंसलो टेस्ट ऑफ रिस्पायरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, पहले हुआ करता था, अब लेकिन नहीं किया जाता। इसके अलावा फीदर टेस्ट एंड मिरर टेस्ट। विंसलो टेस्ट, फीदर टेस्ट एंड मिरर टेस्ट, ये जो थे ये स्टॉपेज ऑफ रिस्पायरेशन को बताने के लिए थे। इसके अलावा डायफनस टेस्ट या आई कार्ट मैग्नस टेस्ट था, हाँ रिस्पायरेशन, सॉरी, हार्ट कट टेस्ट था। वो जो टेस्ट थे वो किसके लिए थे, स्टॉपेज ऑफ सर्कुलेशन के लिए थे। और विंसलो, फीदर और मिरर टेस्ट ये स्टॉपेज ऑफ रिस्पायरेशन के लिए है। तो इन टेस्ट के सिर्फ नाम याद रख लीजिएगा, ये तो बेसिक फंडामेंटल। अब सर्कुलेशन में हार्ट बीट कितनी देर तक रुकनी चाहिए, मोर देन 3 to 5 मिनट्स। और रिस्पायरेशन में रेस्पिरेटरी मूवमेंट, रिस्पायरेशन कितनी देर के लिए रुकना चाहिए, मोर देन 4 मिनट। तो मान लेते हैं कि हाँ इसकी डेथ हो चुकी होगी। ये तो था इमीडिएट चेंज। इमीडिएट चेंज किस सोमैटिक डेथ के लिए है, इमीडिएट चेंज किसके लिए है, सोमैटिक डेथ के लिए था। अब इसके बाद देखेंगे अर्ली चेंजेस। अब अर्ली चेंजेस में बहुत सारे चेंजेस हैं। लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्किन एंड फेशियल पैलर, प्राइमरी रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, कॉन्टैक्ट पैलर एंड फ्लैटनिंग, चेंजेस इन द आइज। चेंजेस इन द आइज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट है। अल्गर मोर्टिस ये भी इंपॉर्टेंट, लीवर मोर्टिस एंड राइगर मोर्टिस, ये सब चीजें हैं। तो बेसिकली आमतौर से इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है अर्ली चेंजेस में, वो है चेंजेस इन द आइज। चेंजेस इन द आइज, अल्गर मोर्टिस, लाइवर मोर्टिस एंड राइगर मोर्टिस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्ली चेंजेस में। और लेट चेंजेस में तीनों ही इंपॉर्टेंट है, पुट्रीफैक्शन यानी जो डिकम्पोजिशन होता है, एडिपोसियर फार्मेशन एंड मम्मीफिकेशन। हाँ, ये लेट चेंजेस में आते हैं। जब अर्ली चेंजेस शुरू होने से पहले एक चीज़ और आती है जिसका हमने अभी बात की थी, सस्पेंडेड एनिमेशन। सस्पेंडेड एनिमेशन में ये ऐसी कंडीशन है जिसमें वाइटल साइंस जो होती हैं आमतौर से रूटीन क्लिनिकल मेथड, जैसे रूटीन क्लिनिकल मेथड में हमने क्या किया, इंस्पेक्शन किया, पाल्पेशन किया, परकशन किया, आस्कल्टेशन किया। ये क्या है, ये रूटीन क्लिनिकल मेथड्स हैं हमारे। इन मेथड्स के जरिए अगर हमें जो साइंस ऑफ लाइफ है, यानी रिस्पायरेशन है, हार्ट बीट है, या वॉलेंट्री फंक्शंस जो हो रहे थे बॉडी के, वो अगर हमें नहीं मिल रहे हैं, दैट मीन्स कुछ इस तरीके से होता है ना कि कोई जानबूझ के भी रोक ले, या किसी कंडीशन में भी ये हो जाता है कुछ देर के लिए, आदमी जिस पोज में रहता है वैसे ही रह जाता है, तो उसको कहा जाता है सस्पेंडेड एनिमेशन। फंक्शंस आर इंटरप्टेड फॉर सम टाइम आर रिड्यूस टू मिनिमम, इतना कम हो जाते हैं कि वो डिटेक्ट नहीं हो पाते। जिस पोजीशन में रहता है पर्सन उसी पोजीशन में रह जाता है, तो उसको कहते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन। अब ये दो तरीके का होता है, एक तो वॉलेंट्री, जानबूझ के कोई रोक ले, एक होता है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री में क्या है, जैसे योगा या ट्रांस वाले जो लोग हैं, जो कंटिन्यूअस इसकी प्रैक्टिस किए रहते हैं, वो अपने आप को एक ही पोजीशन में बहुत देर तक रखे रह सकते हैं, ये हो गया वॉलेंट्री। अब इनवॉलेंट्री में जैसे कुछ पॉइजनिंग के केसेस हैं, पॉइजनिंग के केसेस में है
लाइक बार्बिचुरेट पॉइजनिंग है। बार्बिचुरेट पॉइजनिंग है, ओपिएट पॉइजनिंग, ओपियम की पॉइजनिंग, ओपिएट पॉइजनिंग। इसके अलावा कालरा में भी सस्पेंडेड एनिमेशन पाया जा सकता है। ड्राउनिंग है, और ड्राउनिंग में भी कोल्ड वाटर, जो जिसको हम कहते हैं इमर्शन सिंड्रोम, उसमें सस्पेंडेड एनिमेशन ज़्यादा पाए, वाइगल ड्यू टू वाइगल इनिबिशन सस्पेंडेड एनिमेशन पाए जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हम्म, इसके अलावा कोई शार्क का, वही वैसोवैगल शार्क। हाँ, इन सब कंडीशन वॉलेंट्री है, इसमें इनवॉलेंट्री, इसमें ना चाहते हुए भी पेशेंट या जो पर्सन है वो कुछ देर के लिए सस्पेंडेड एनिमेशन में जा सकता है, उसके जो बॉडी मूवमेंट है वो फ्रीज हो सकते हैं कुछ देर के लिए। इन कंडीशंस में पेशेंट को रिससिटेट किया जा सकता है, वापस से उसको लाइव, मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि लाइव किया जा सकता है। अब लाइक हमने क्या, अगर कोई है, कोई शाक में चला गया कोई पेशेंट, चाहे सर्कुलेटरी शाक हो या कार्डियोजेनिक शाक हो, कोई सा भी शाक हो, तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर से उसको शाक देते हैं। डीसी का शाक होता है वो, उसको शाक देते हैं, और शाक दिया, पेशेंट वापस से रिवाइव कर जाता है। हम्म, या मैकेनिकल रिस्पायरेशन हम दे रहे हैं, किसी को हमको लग रहा है कि इसको रिस्पायरेशन की ज़रूरत है, तो उसको मैकेनिकल रिस्पायरेशन दिया जाता है। इन कंडीशन में क्या, पेशेंट को रिवाइव किया जा सकता है सस्पेंडेड एनिमेशन में। अब इसके बाद आता है अर्ली चेंजेस। अर्ली चेंजेस बेसिकली जो है ना मॉलिक्यूलर डेथ के लिए, इसमें यानी सेल्यूलर लेवल पे जो डेथ हो रही है, अब वहां से अर्ली चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसमें जो थे, स्किन और फेशियल पैलर की बात हुई थी, सबसे पहले कौन से चेंजेस आएंगे, तो सीधी सी बात है, स्किन जो है वो पेल हो जाएगी। स्किन जो हो जाएगी वो पेल हो जाएगी, या बहुत ज्यादा, आपको ऐश वाइट जिसको कहते हैं ना, ऐश वाइट उस कलर की मिलती है। क्यों? क्योंकि सर्कुलेशन जो है वो रुक चुका है। सर्कुलेशन जो रुक चुका है, और जो ब्लड था वो धीरे धीरे कन्वर्ज हो रहा है, हाँ, डिपेंडेंट पार्ट में चला जाता है, नीचे की तरफ धीरे धीरे, वेन्स, वेन्यूल से, आर्टेरियोल से होते हुए वो अब जो मेजर आर्टरीज या वेन्स है वहां पे ब्लड चला जाता है सर्कुलेशन के खत्म होने के बाद। तो जो अपियरेंस है स्किन की वो कैसी हो जाएगी, पेल हो जाएगी। और दूसरी चीज, स्किन की जो इलास्टिसिटी है, जो टोन है, वो खत्म हो जाएगी। इलास्टिसी या इलास्टिसिटी या टोन वो खत्म हो जाएगी। सेकंड जो आता है प्राइमरी रिलैक्सेशन या फ्लेसिडिटी ऑफ द मसल्स, इसको प्राइमरी रिलैक्सेशन में लेके आते हैं, या फ्लेसिडिटी, फ्लैसिड हो जाना, यानी क्या, टोन, वही चीज, जो इलास्टिसिटी है या जो टोन है मसल की, वो खत्म हो जाना। लेकिन इन कंडीशंस में इलास्टिसिटी खत्म हो गई, टोन खत्म हो गई, अर्ली चेंजेस है, मसल्स उसके बाद भी कुछ देर तक अलाइव रहती हैं, अगर उनको आप पिंच करिए या उनको शाक दीजिए तो वो कंट्रैक्ट करेंगी। अगर उनको स्टिमुलेट करेंगे तो अप टू 2 to 3 आवर्स वो क्या करते हैं, कंट्रैक्ट कर सकती हैं प्राइमरी रिलैक्सेशन के बाद भी। इसके अलावा थर्ड जो है कॉन्टैक्ट फ्लैटनिंग एंड पैलर। अब कॉन्टैक्ट फ्लैटनिंग का मतलब, कोई बॉडी है वो इस तरीके से लेटी हुई है किसी सरफेस पे, हाँ, किसी सरफेस पे अगर वो पड़ी हुई है, तो जो जो उसका हिस्सा कांटेक्ट पे आ रहा है उस सरफेस के, वो एकदम फ्लैट हो जाएगा और एकदम वाइट हो जाएगा, जिसको कहते हैं ब्लांच कर जाना। अब आता है चेंजेस इन द आईज, ये इंपॉर्टेंट है, अर्ली चेंजेस में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चेंजेस इन द आईज क्या क्या हो सकता है। तो एक तो कार्नियल एंड पेपिलरी जो रिफ्लेक्सेस हैं, हमने लाइट जला के हम देखते हैं ना, टार्च की रोशनी डालते हैं, तो क्या पिपिल्स जो होती हैं वो कंट्रैक्ट करती हैं नॉर्मल पर्सन में, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई रिफ्लेक्स नहीं मिलेगा। सेकंड आता है जो पिपिल्स, वही पिपिल्स जो होती हैं आफ्टर डेथ क्या डायलेट कर जाती हैं, आफ्टर डेथ ये डायलेट कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो कार्नियल या पिपिलरी रिफ्लेक्सेस थे वो खत्म हो चुके हैं। दूसरी चीज, जो मसल्स हैं आसपास की सपोर्टिंग मसल्स हैं, उनकी इलास्टिसिटी और टोनिसिटी वो खत्म हो चुकी है। थर्ड आता है शेप ऑफ द पिपिल। आमतौर से जो पिपिल की शेप है वो कैसी है, सर्कुलर होती है। नॉर्मल इंडिविजुअल्स में जो शेप है वो कैसी होती है, वो सर्कुलर होती है ड्यूरिंग लाइफ। लेकिन आफ्टर डेथ इसमें क्या चेंजेस हो जाएंगे, क्योंकि टोन और इलास्टिसिटी खत्म हो चुकी है, तो ये फिर कोई भी वेरिएबल शेप, कोई भी शेप
ले सकती है। वेरिएबल इसकी शेप है, हम ये नहीं कह सकते कि किस एग्जैक्ट किस शेप की आएगी। हम्म, और ये चेंज हो जाएगा, किसी भी शेप में इसकी चेंज हो जाए। और जो एक बार इसने शेप पकड़ ली, मान लीजिए ऐसे शेप पकड़ ली या इस तरीके से शेप पकड़ ली, उसके बाद फिर ये कंटिन्यूअस उसी शेप में रहेगी। ओपेसिटी ऑफ द कार्निया, अब जो कार्निया है वहाँ क्या नॉर्मली कार्निया कैसी होती है, उसका एक कलर होता है। किस कलर की होती है कार्निया? ट्रांसपेरेंट होती है। सर ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक, लेकिन अब ट्रांसपेरेंट है, वहां पे ओपेसिटी किसको कहते हैं? हेजी। तो फिर व्हाइटिश सी हो हाँ, जाएगी वाइट हेज। जैसे नॉर्मली सर जब हम लोग हेजीनेस जो हेजीनेस या ओपेसिटी लगभग सेम है, एक दूसरे के सिनोनिम्स के तौर पे हम यूज कर लेते हैं। खास तौर से जब हम चेस्ट एक्सरे देखते हैं ना, आमतौर से जो लंग पैरेन्काइमा है ड्यू टू एयर, वो कैसा हमको दिखता है? ब्लैक दिखता है समवॉट। लेकिन जब वहीं पे कोई लीजन है या कैविटी है, तो वो कैसा दिखता है? वो वाइट दिखने लगता है, तो उसी को हम ओपेसिटी कहते हैं। तो सेम ऐसे ही इसमें जो कार्निया है, कार्निया के ऊपर क्या होगा? हेजीनेस आ जाएगी, हेजीनेस आ जाती है, उसी को ओपेसिटी भी बोल देते हैं हम लोग। इसके अलावा देखिए, आमतौर से ये माना जाता है कि मौत के बाद खास तौर से आंखों को बंद कर दिया जाता है। अगर आईलिड्स को ओपन रख दिया गया, अगर आईलिड्स को ओपन रख दिया गया, तो ये बहुत जल्दी इसमें हेजीनेस डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर आईलिड्स को क्लोज कर दिया गया मौत के फौरन बाद, कंफर्म हो गया कि इसकी डेथ हो गई, आईलिड्स को बंद कर दिया गया, तो ये जो हेजीनेस है ये डेवलप होती है कब तक? 2 घंटे के बाद से, आफ्टर 2 आवर्स। ये जो ओपेसिटी या हेजीनेस जो हम कहते हैं, अगर हमने आईलिड्स को बंद कर दिया डेथ के फौरन बाद, तो हेजीनेस करीब करीब 2 घंटे के बाद डेवलप होना शुरू होती है। 2 घंटे तक जो कार्निया होती है एकदम क्लियर होती है। उसके बाद आता है एक टर्म है, देखिए टाइकेनॉयर। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, टाइकेनॉयर कहाँ पाया जाता है? टाइकेनॉयर सबसे पहली चीज की डेथ के बाद पाया जाता है कहाँ पे? आईज में। हाँ? इसी को फ्रेंच लाइन या ब्लैक लाइन भी कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये लाइन है, लेकिन इसका नाम दे दिया गया फ्रेंच लाइन या ब्लैक लाइन। इसमें क्या होता है? इसमें दो ना ट्रायंगल बनते हैं, कहा जाता है समवाट येलोइश इन कलर, दो ट्रायंगल बनते हैं। अब इनका बेस कहाँ होता है? लिम्बस पे होता है। बेस जो होता है, ये वाला पार्ट, ये जो होता है वो लिम्बस पे होता है, और फिर इनका अपेक्स बनता है इस तरीके से। ये पार्ट हो गया अपेक्स वाला। अपेक्स जो होता है आमतौर से लेटरल कैंथस पे भी बनता है, मीडियल, क्योंकि दो होते हैं। मान लीजिए इस तरीके से है, तो एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया। अब ये वाला पार्ट जो था ये मीडियल कैंथस हो गया, और ये वाला पार्ट जो है ये लेटरल कैंथस हो गया। हाँ, इस तरीके से ये डेवलप होती हैं, इनको हम कहते हैं टाइकेनॉयर। ये डेथ के बाद ये डेवलप होती हैं, आईज में डेवलप होती हैं। देख लेते हैं इसको, अब यहाँ पे देख लीजिए। एक तो ये है, ठीक, एक ये है। ये वाला पार्ट जो है ये लिम्बस है, और ये जो अपेक्स है ये तो लेटरल कैंथस हो गया, और ये मीडियल कैंथस हो गया। ये जो बेसिकली ये जो है ना, ये टेकेनॉयर है। और इसमें क्या मिल रही है आपको? टेकेनॉयर में क्या मिलता है? जो इसमें सेलुलर डेब्रिस है, डस्ट है, अगर आंख खुली हुई है तो जो सेलुलर डेब्रिस है, डस्ट है, वो एक जगह जाके जमा हो जाती है टेकेनॉयर में। तो वही चीज जाके जब एक जगह जमा हो गई, एक शेप उसने ले लिया, तो उसी को टाइकेनॉयर कहा जाता है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि ये कब बनती है। आमतौर से जो इसमें ज्यादातर जो चेंजेस ऑफ द डेथ है, इसमें हमको टाइम का ज्यादा है, कब बनेंगी कब शुरू होती है, यही चीज याद रखनी है। तो बनती कब है? अगर आईलिड्स जो है उनको ओपन है, आईलिड्स अगर रिमेंड ओपन, ये इस तरीके से देखिए पूरी आंख खुली हुई है, आईलिड्स ओपन है, तो 3 से 4 घंटे के बाद, मौत के डेथ के 3 to 4 आवर्स
आफ्टर डेथ ये डेवलप होती हैं, ये बनना शुरू हो जाती हैं। यही जो ट्रायंगल है इसी को टैकेनॉयर कहा जाता है। आफ्टर डेथ 3 to 4 आवर्स ये डेवलप होती हैं, अगर आईलिड्स जो है ओपन है यानी आंख खुली रह गई है मौत के बाद, तो ये डेवलप हो जाती हैं। ये टैकेनॉयर है। इसके बाद आता है लॉस ऑफ इंट्रा आकुलर टेंशन। मौत के फौरन बाद जो इंट्रा आकुलर टेंशन है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है, यानी धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है, उसका टेंशन कम होना शुरू हो जाता है। और आफ्टर डेथ 4 to 8 आवर्स, 4 to 8 आवर्स आफ्टर डेथ ये जीरो हो जाती है इंट्राऑकुलर टेंशन। 4 to 8 आवर्स आफ्टर डेथ ये जीरो हो जाता है। अब जब ये इंट्राऑकुलर टेंशन जीरो हो गया तो जो आई बॉल्स हैं, अब नॉर्मली जो आई बॉल्स हैं वो एक स्मूथ सरफेस की तरह दिखती हैं, लेकिन इंट्राऑकुलर टेंशन के जीरो होने के बाद जो जो आई बॉल्स हैं वो श्रंकन दिखने लगती हैं, सिकुड़ी हुई। हाँ, वो श्रंकन हो जाती हैं। इंट्राओकुलर टेंशन खत्म हो गया। कितनी देर में जीरो होता है? आफ्टर डेथ 4 to 8 आवर्स। ये चीज याद रखिएगा, 4 to 8 आवर्स आफ्टर डेथ इट बिकम्स जीरो। नेक्स्ट जो हमारा है चेंजेस इन द रेटाइना। अब रेटाइना में क्या क्या चेंजेस होते हैं? रेटाइना में बेसिकली जो ब्लड वेसल्स हैं, जो नॉर्मली जो ये सब ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, डेथ के बाद क्या होता है इसमें इसमें ये फ्रेगमेंट में यानी टूट जाती हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ये टूटना शुरू हो जाती हैं डेथ के बाद। उसी को हम कहते हैं किवर्कियर साइन। इस साइन का नाम याद रखिएगा, किवर्कियन साइन। इसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, और उसी फ्रेगमेंटेशन की वजह से अब मान लीजिए नॉर्मली जो है ये इस तरीके से ब्लड वेसल्स जा रही हैं, और डेथ हो गई तो क्या हुआ, कोई ऐसे है कोई ऐसे है कोई ऐसे, इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन मिलना शुरू हो गया ब्लड वेसल्स का कार्निया में। तो इसी को कहा जाता है किवर्कियन साइन। और ये जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है ब्लड वेसल्स का, इनको एक पैटर्न दिया गया है कैटल ट्रैकिंग नाम का। कैटल ट्रैकिंग पैटर्न, जो है फ्रेगमेंटेशन हो रहा है ब्लड वेसल्स का। लेकिन हमें याद रखना है किवर्कियर साइन को। कोई ये पूछ ले किवर्कियन साइन है क्या, तो हम ये कहते हैं कि रेटाइना में जो ब्लड वेसल्स थी आफ्टर डेथ, जब उनमें फ्रेगमेंटेशन हो जाता है तो वो एक छोटे छोटे टुकड़ों में दिखाई देती हैं, तो वही क्या है, किवर्कियन साइन है। अर्ली चेंजेस में आता है चेंजेस इन द आईज में। और इसको देखते कैसे हैं? जाहिर सी बात है आंख में देखना है आपको, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, तो आप थैल्मोस्कोप से देखते हैं। हम्म। अब मौत के कुछ देर के बाद 2 घंटे तक जो रेटाइना होती है वो कैसी होती है, किस कलर की होती है, वो पेल। अब यहाँ पे पेल देखिए येलो कलर से नहीं लिया जाता है, बल्कि जो नॉर्मल टोन नॉर्मल कलर होता है उससे अगर कम हल्का कलर हो जाए तो उसको कहा जाता है पेल। हाँ। और जो डिस्क इसमें देखते हैं कार्निया में, जो डिस्क हम देखते हैं डेथ के करीब करीब, ये कहा जाता है कि 7 to 10 आवर्स, आफ्टर 7 to 10 आवर्स, 7 से 10 घंटे के बाद वो कैसी हो जाती है, ब्लर्ड हो जाती है। उसको मत याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लास्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विट्रस पोटेशियम एंड हाइपोजैंथीन। इसको एस्टिमेट किया जाता है और ये टाइम सिंस डेथ बताता है। एक चीज याद रखिए, जो विट्रस ह्यूमर से जो पोटेशियम या हाइपोजैंथीन जो लिया जाता है ये कंटिन्यूअस, अगर हम देख रहे हैं कुछ देर के बाद इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है नॉर्मली, देखिए उससे ज़्यादा अगर ये मिल रहा है तो उसी से एस्टिमेट करते हैं टाइम का सिंस डेथ, डेथ के बाद कितनी देर के बाद। अगर विट्रस ह्यूमर हमने लिया उसमें पोटेशियम देखा, उसकी जो भी वैल्यू मिली है उससे कोइंसाइड करते हैं, चेक करते हैं। तो वो जो अगर कंटिन्यूअस रेस कर रहा है, थोड़ी थोड़ी वक्फे से ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो अगर उसमें पोटेशियम बढ़ रहा है दैट मीन्स क्या, वो टाइम बताता है सिंस डेथ। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, टाइम सिंस डेथ ये बताता है विट्रस पोटेशियम एंड हाइपोजैंथीन। हाँ।
ये यूज होता है सिर्फ इसी के लिए, फॉर द एस्टिमेशन ऑफ टाइम, यानी मौत के कितनी देर के बाद आपने लिया, तो ये चेक कर रहे हैं कि हाँ कितनी देर हो गई होगी इसकी मौत को। कैसे? उसके पोटेशियम लेवल को चेक करके या हाइपोजेंथिन लेवल को चेक करके। तो बेसिकली ये जो है एस्टिमेट करता है टाइम को डेथ के लिए। ये चीज थी अर्ली चेंजेस में, चेंजेस इन द आईज। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अल्गर मोर्टिस, अर्ली चेंज में ही है। अल्गर मोर्टिस को और क्या कहते हैं? Cooling of the body. हाँ, ये कूलिंग ऑफ द बॉडी। कूलिंग ऑफ द बॉडी, अल्गर मोर्टिस या चिल ऑफ डेथ इसी को कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या करता है, ये भी टाइम बताता है डेथ के बाद से कूलिंग जैसे जैसे हो रही है, तो वो टाइम बताता है, टाइम सिंस डेथ। और आमतौर से अभी तक जो हम देख रहे थे शायद वो एक बार में ना देख पाए, जो अर्लीस्ट चेंज अभी तक हम लोग देख रहे थे इससे पहले तक जो भी थे, लेकिन जो अल्गर मोर्टिस है ये जो है फर्स्ट साइन है, फर्स्ट साइन ऑफ द बियॉन्ड ऑब्वियस, जिसको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकें, जिसको आसानी से आप ऑब्जर्व कर सकें। ये यूजुअली इसको फर्स्ट साइन ऑफ डेथ मान लेते हैं, जिसको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकें। हाँ, अब इसका जो कूलिंग होती है क्यों होती है? क्योंकि जो एनर्जी बॉडी का जो एनर्जी प्रोडक्शन था, एक तो वो खत्म हो गया, दूसरी चीज आफ्टर डेथ जो हीट रेगुलेशन सेंटर्स होते हैं, जो हीट रेगुलेटरी सेंटर्स होते हैं जो पूरे हीट रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं, उन वो अब एक्टिव नहीं रहेंगे आफ्टर डेथ, वो इनएक्टिवेट हो चुके हैं। उसकी वजह से बॉडी क्या करती है, धीरे धीरे क्या करती है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो गिरना शुरू हो जाता है, कूलिंग होना शुरू हो जाती है उसकी। डेथ के फौरन बाद जो मान लीजिए यहाँ 37 डिग्री था जब डेथ हुई, बॉडी का टेम्परेचर वो कुछ देर के बाद से धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है, और एक वक्त आता है फिर वो स्टेडी शेप में हो जाता है, और फिर वो थोड़ा सा उसमें ऊपर की तरफ वो घूमता है। तो इसको ये बोलते हैं कि जो शेप है इसकी कूलिंग की, आफ्टर डेथ कूलिंग की बॉडी के, वो सिग्मॉइड शेप की आती है। सिग्मॉइड, इन्वर्टेड एस शेप या बाई एक्सपोनेंशियल कर्व इसको बोलते हैं। जो कर्व है कूलिंग पैटर्न है बॉडी का, उसको याद रखिएगा, ये सिग्मॉइड। ये सिग्मॉइड बाई एक्सपोनेंशियल और इन्वर्टेड एस शेप का ये जो कर्व बनाता है कूलिंग पैटर्न। अब इसमें दो तरीके हैं, इसमें देखिए दो तरीके हैं, एक तो कंडक्शन रेडिएशन एंड इवापोरेशन, जो जो हीट लॉस हो रहा है बॉडी से, वो एक तो कंडक्शन से हो, रेडिएशन से हो और इवापोरेशन से हो। ये तीन टर्म यूज होते हैं जब बॉडी का हीट लॉस होता है। कब? जब बॉडी एक्सपोज टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब बाहर की तरफ पड़ी है। और अगर वही बॉडी किसमें है, वाटर में है, पानी में है, तो उसका जो हीट लॉस होगा वो कैसे होगा, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन के थ्रू होता है। तो ये दो टर्म है, अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में है, बाहर है, ऐसे ही एक्सपोज्ड है बॉडी, तो उसका तीन तरीके से होगा, कंडक्शन, रेडिएशन एंड इवापोरेशन से। अगर वो वाटर में सबमर्ज्ड है तो उसकी जो कूलिंग होगी, मतलब जो हीट लॉस होगा, वो कंडक्शन एंड कन्वेक्शन के थ्रू होता है। और जो ये पूरा कूलिंग पैटर्न है एक बॉडी का, वो सिग्मॉइड शेप, बाई एक्सपोनेंशियल और इन्वर्टेड एस शेप का वो कर्व बनाते हैं। तो ये चीज याद रखने की थी। अब जो टेम्परेचर हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, किसी डेड बॉडी का टेम्परेचर कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? Rectal temperature. हाँ, मोस्ट कॉमनली जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है वो रेक्टम से किया जाता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक केस ऐसा, अगर मान लीजिए किसी की बाई रेप डेथ हुई है और ऐसा माना जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली इसके साथ सोडोमी भी हुई है, तो वहां पे फिर रेक्टल टेम्परेचर नहीं लिया जाता है। ये एक एक्सेप्शन है, अगर सोडोमी के केसेस में रेक्टल टेम्परेचर नहीं लिया जाता, अदरवाइज जो बेस्ट है वो रेक्टल टेम्परेचर ही है, मोस्ट कॉमन साइट और सबसे अच्छा आफ्टर डेथ टेम्परेचर लेने के लिए। इसके अलावा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर से लेते हैं, सब हिपैटिक। अब सब हिपैटिक में कैसे लेते हैं, इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर पे हमको टेम्परेचर लेना है, इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर पे।
तो आफ्टर डेथ क्या, जब पोस्टमार्टम करना है या हमको टेम्परेचर ही नॉर्मल लेना है, तो सबसे पहले एब्डोमेन को ओपन करना होता है। एब्डोमेन को ओपन करके पेरिटोनियल कैविटी के बाद, ओपन करने के बाद, तब वहाँ पे जो है केमिकल थर्मामीटर, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जो इस पूरे प्रोसेस में हम जो टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हैं डेथ के बाद, वो क्लिनिकल थर्मामीटर से नहीं करना है, केमिकल थर्मामीटर यूज होता है। हाँ, केमिकल थर्मामीटर यूज होता है इसमें। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर से आपने ले लिया। सब हिपैटिक में आप कहाँ देख रहे थे, इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर पे। और नॉस्ट्रिल्स में जो देखते हैं ना, क्रिब्रिफॉर्म पैलेट तक लेके जाते हैं थर्मामीटर को, क्रिब्रिफॉर्म पैलेट तक, वहां पे ले जाके देखते हैं। या फिर इंट्रासेरेब्रल। अब इंट्रासेरेब्रल टेम्परेचर कैसे लिया जाएगा, तो वाया आर्बिट इसको इंट्रासेरेब्रल जो टेम्परेचर लेते हैं वो आर्बिट के थ्रू वहां से जो थर्मामीटर है उसको अंदर डालते हैं। ये जो है साइट्स हैं बॉडी की जहां से इनर टेम्परेचर को आप रिकॉर्ड करेंगे। और मोस्ट कॉमन साइट क्या थी, रेक्टल टेम्परेचर लेना था। थर्मामीटर कौन सा यूज कर रहे थे हम, केमिकल थर्मामीटर यूज कर रहे थे। अब ये एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाती है, कोई ये पूछे कि जो बॉडी का टेम्परेचर आफ्टर डेथ वो किस रेट से गिरता है, यानी फॉल कैसे कैसे होता है, उसका रेट क्या है। तो नॉर्मल जो फॉलिंग होती है वो 0.4 टू 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर के हिसाब से, ये याद करने की चीज है कि जो एवरेज रेट ऑफ फॉल ऑफ बॉडी टेम्परेचर है वो कितना है, 0.4 टू 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, यानी 1 घंटे में वो 0.4 टू 0.7 डिग्री सेल्सियस उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो गिर रहा है। अब अगर इस रेट से गिर रहा है तो कितनी देर में वो जो बाहर का हमारे जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, बॉडी उस टेम्परेचर के लेवल पे कब आएगी। 16 टू 20 आवर्स आफ्टर डेथ, यानी डेथ के 16 से 20 घंटे के बाद बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब रेक्टल टेम्परेचर एक कंडीशन ऐसी है जिसमें बहुत हाई मिलेगा। वो क्या है, अगर डेथ से पहले उसने एक्सरसाइज की होगी या स्ट्रगल किया होगा, मान लीजिए होमिसाइड हो रहा था, उसने वो लड़ा, बहुत देर तक लड़ा, उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, या एक्सरसाइज कर रहा था, ड्यूरिंग एक्सरसाइज ही उसकी डेथ हो गई, कार्डियक फेलर से या जिस भी कंडीशन से उसकी डेथ हो गई अचानक से, तो ऐसी कंडीशन में जो रेक्टल टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा हाई मिलता है। अब एक रूल इसमें यूज होता है, रूल रूल ऑफ थंब। हाँ, रूल ऑफ थंब जो है अल्गर मोर्टिस में यूज होता है, और इसको ऐसा अज्यूम किया जाता है कि जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आवर के हिसाब से फॉल करता है। ये रूल ऑफ थंब था, लेकिन बेसिक क्या, इसको तो सिर्फ यही याद रखना है 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आवर के हिसाब से अज्यूम किया जाता है कि बॉडी टेम्परेचर वो फॉल करता है। ये रूल ऑफ थंब था, लेकिन ओरिजिनल जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो बॉडी का टेम्परेचर वो गिरता कैसे है, डिग्री सेंटीग्रेड वाला याद रखिएगा। अक्सर यहीं पे लोग फंसते हैं। 0.4 टू 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर के हिसाब से जो बॉडी टेम्परेचर है वो फॉल कर रहा है, और जो सराउंडिंग के साथ हमारा टेम्परेचर कब हुआ बॉडी का, वो अप टू 16 टू 20 आवर्स आफ्टर डेथ दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएंगे। रेक्टल टेम्परेचर हाई है, स्ट्रगल या एक्सरसाइज, डेथ से पहले अगर स्ट्रगल किया उसने या एक्सरसाइज कर रखी थी, तो रेक्टल टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए हाई मिलेगा। अब ये कुछ कंडीशन ऐसी हैं, लाइक कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, हेमरेज है, कोलैप्स है, सेकेंडरी शॉक है। यहाँ पे डेथ से पहले ही कूलिंग होना शुरू हो जाती है बॉडी की। जो नॉर्मल टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर इसका और हो जाता है। ये जो कंडीशन है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलर था, हेमरेज हो रहा है कहीं से, कोलैप्स में हेमरेज हुआ तो उसके बाद पेशेंट कोलैप्स में चला जाएगा। इसके अलावा सेकेंडरी शॉक की कंडीशन डेवलप हो गई कहीं पे। शॉक में सबसे हम जानते हैं शॉक के कार्डिनल साइन में क्या, हाइपोथर्मिया एक उसका कार्डिनल साइन है। तो इन सब कंडीशंस में बॉडी जो है पहले से ही कूल होना शुरू हो जाती है बिफोर डेथ। ये चार कंडीशन है, इसको याद कर लीजिएगा। कंजेस्टिव कार्डियक फेलर है, हेमरेज है, कोलैप्स है, सेकेंडरी शॉक है, इनमें
डेथ से पहले ही बॉडी जो है वो कूल होना शुरू हो जाती है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो अल्गर मोर्टिस मोर्टिस को यानी कूलिंग ऑफ द बॉडी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, जो हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर है, तो इन्वायरमेंट। प्लीज एक बार ही रिपीट कीजिए किस में होता है ये कूलिंग ऑफ द बॉडी जल्दी हो जाता है? कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, शॉक। सेकेंडरी शॉक था, कहीं पे हेमरेज हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है। बेसिकली ओके। देखिए, हेमरेज अगर हो रहा है तो ऑटोमेटिक क्या, कोलैप्स तो होना ही, कोलैप्स हुआ पेशेंट शॉक में चला जाएगा। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। हाँ, अलग से भी आप इन चारों को याद कर लीजिए, सीसीएफ है यानी कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, शॉक है, कोलैप्स है, हेमरेज हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो है बॉडी की कूलिंग पहले ही होने लगती है, बिफोर डेथ। हाँ। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो अल्गर मोर्टिस को अफेक्ट करते हैं, चाहे तो वो पहले शुरू कर दें या बाद में उसको डिले करा दें। सबसे पहली चीज जो होती है, मेजर फैक्टर जो है वो आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर है। ये सबसे मेजर फैक्टर है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर। अब जो बाहर का जो टेम्परेचर है और जो डेड बॉडी का टेम्परेचर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसी के अकॉर्डिंग जो होता है, जो कूलिंग होती है हमारी बॉडी की, डेड बॉडी की कूलिंग, अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर ज़्यादा है, एक्सटर्नल टेम्परेचर ज़्यादा है, बॉडी का टेम्परेचर उससे कम है, तो कूलिंग क्या होगी, और तेज़ हो जाती है। ये एक दूसरे से क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मेजर फैक्टर यही है सराउंडिंग का। इसके अलावा एयर मूवमेंट। अब अगर कोई खुले में है, किसी को आपने बाहर कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है, वो ज़्यादा तेज़ी से कूल करेगी इन कंपैरिजन टू कोई क्लोज्ड स्पेस में अगर कोई बॉडी रखी हुई है। क्यों? क्योंकि जो एयर है ना, वो खुद हीट को अपने साथ लेके जाती है, जो एयर करंट होते हैं। तो सीधी सी बात, अगर कोई बॉडी एक्सपोज्ड है, किसी मैदान में पाई गई या कहीं बाहर है, उसके आसपास कुछ नहीं है, तो वो जल्दी कूल करेगी इन कंपैरिजन टू अगर कोई अपने रूम में मरा हुआ है, तो वो लेट उसका कूलिंग होगी। एयर मूवमेंट क्या करती है, इवापोरेशन कराती है बॉडी फ्लूइड्स का, तो उससे कूलिंग और तेजी से होने लगती है। ह्यूमिडिटी है, कहते हैं कि ह्यूमिडिटी जो है ना, बहुत अच्छा फैक्टर है कूलिंग करने के लिए। जितना ज़्यादा ह्यूमिड रहेगा, उतनी ही जल्दी कूलिंग होगी। ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी, कूलिंग उतनी ही तेज़ होती है बॉडी की। क्यों? क्योंकि जो मॉइस्ट हेयर है, वो हीट की बेटर कंडक्टर है। मॉइस्ट एयर जो है, वो बेटर कंडक्टर है इन कंपैरिजन टू ड्राई एयर की। अब जो डिस्पोजल का मीडिया क्या होगा, अगर आपने उसको बरी कर दिया, यानी दफन जिसको हम कहते हैं, बरीड बॉडी है, वो लेट कूल करेगी, उसकी कूलिंग जो होगी वो स्लो होगी। लेकिन अगर आपने उसको वाटर में फेंक दिया, उस डेड बॉडी को, तो उसकी कूलिंग जो है वो फास्ट होगी। बरीड बॉडी है, उसकी कूलिंग स्लो होगी। अगर वो वाटर में है, तो उसकी कूलिंग तेज होगी, फास्ट होगी। इसके अलावा इसमें जो एक चीज होती है कैस्पर्स डिक्टम, वो बाद में जब पुट्रीफैक्शन हम पढ़ेंगे तो वहां पे देखते हैं कैसे कैसे किन किन एयर में, वाटर में या सॉइल में उसका रेट ऑफ पुट्रीफैक्शन कैसे कैसे होता है, उसको कैस्पर्स डिक्टम कहते हैं। ठीक। इसके अलावा बिल्ट ऑफ कैडेवर, कैडेवर यानी जो डेथ हो चुकी है जिस बॉडी की, उसकी बात हो रही है। उसका ओबीज बॉडी थी, ओबीज थी, इसके फैटी डिपोजिशन था। फैट क्या है, इंसुलेशन, हीट इंसुलेशन का काम करता है। जो फैट है वो हीट इंसुलेशन का काम करता है। अगर फैटी बॉडी है, ओबीज बॉडी है कैडेवर की, तो उसमें जो कूलिंग है वो स्लोली होगी, धीरे धीरे होगी। और कोई लीन एंड थिन है, तो उसमें बहुत तेज होगी। क्यों? क्योंकि फैट जो है एक अच्छा इंसुलेशन है, इंसुलेट कर देता है बॉडी को। एज एंड सेक्स, बच्चों में जो रेट होता है हीट लॉस का वो ज्यादा होता है। बच्चों में बड़ों के मुकाबले हीट लॉस का रेट जो है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एल्डरली। हाँ, क्योंकि जो सरफेस एरिया है, बॉडी का जो सरफेस एरिया है, वो इन कंपैरिजन टू बॉडी वॉल्यूम वो ज्यादा होता है। बॉडी वॉल्यूम के कंपैरिजन में जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है, इसलिए कूलिंग जो है
वो तेजी से होती है बच्चों में इन कंपैरिजन टू एडल्ट्स एंड एल्डरली पीपुल। इसके अलावा फीमेल और मेल की बात कर लीजिए। जो फीमेल्स होती हैं उनके में हीट रिटेंशन ज़्यादा देर तक होता है इन कंपैरिजन टू मेल्स। दैट मीन्स क्या हुआ, जो कूलिंग होगी फीमेल्स में स्लो होगी और मेल में तेज होगी। अगर सिर्फ हम कंपैरिजन कर रहे हैं मेल और फीमेल का तब, क्योंकि मेल्स में जो होती है फीमेल्स में एक एडिशनल लेयर होती है सबक्यूटेनियस फैट की। ये फीमेल्स में एक एडिशनल लेयर होती है सबक्यूटेनियस फैट की, जो क्या करती है, हीट को रोकती है, इंसुलेट करती है। तो इन कंपैरिजन टू मेल्स, फीमेल्स में जो हीट लॉस होता है वो धीरे धीरे होता है। यानी कूलिंग अगर होगी मेल की, जो वो जल्दी कूलिंग होगी मेल बॉडी की, और फीमेल बॉडी की लेट कूलिंग होगी। अब क्लॉथिंग अगर है, सॉरी, क्लॉथिंग अगर है, कवरिंग यानी बॉडी को कवर किया गया है, अगर कवर्ड बॉडी है तो जाहिर सी बात है कि वो हीट को ज़्यादा देर तक रिटेन करेगी। सिंपल सा लॉजिक है। किसी को आपने कवर कर दिया तो हीट ज़्यादा देर तक उसमें रिटेन रहेगी, रुकी रहेगी। अगर वो अनकवर्ड बॉडी है तो उसमें हीट लॉस जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि जो कपड़े होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। कपड़े जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। अब पोजीशन एंड पोस्चर की बात कर लीजिए। अगर बॉडी सुपाइन पोजीशन में है, सुपाइन पोजीशन में अगर बॉडी है, तो इसमें जो हीट लॉस वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अगर कोई वर्टिकली हैंग्ड है या प्रोन पोजीशन में। उसके कंपैरिजन में अगर सुपाइन पोजीशन में कोई बॉडी है तो उसमें हीट लॉस जो है वो जल्दी होगा। एंड लास्ट आता है जो मोड ऑफ डेथ। अब मोड ऑफ डेथ, जैसे सडन डेथ है, कोई हेल्दी इंडिविजुअल था, उसकी सडन डेथ हो गई, उसमें सडन डेथ में जो होती है कूलिंग जो होती है धीरे धीरे होती है। अभी हमने बात की थी ना, कोई किसी ने एक्सरसाइज कर लिया जो, तो उसका रेक्टल टेम्परेचर वो ज़्यादा देर तक बढ़ा हुआ रहता है। तो अगर सडन डेथ हो गई किसी की अचानक से, तो उसकी कूलिंग जो है वो स्लो होती है। अब कोई वेस्टिंग इलनेस है लाइक मरासमस है, क्वाशियोरकर है, या न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी कोई दूसरी है उसकी वजह से मसल्स वेस्टिंग हो रही थी, ऐसी कंडीशन में कूलिंग जो है वो पहले से ही शुरू हो जाती है, यानी कूलिंग उसमें तेज होगी, रैपिड कूलिंग होती है। ठीक, ये तो जो फैक्टर्स थे वो अल्गर मोर्टिस को अफेक्ट कर रहे थे। अब इसके बाद एक टर्म आता है पोस्टमार्टम कैलोरीसिटी। व्हाट इज पोस्टमार्टम कैलोरीसिटी? ये कुछ ये स्पेशल कंडीशन है। इसमें क्या होता है, आमतौर से हमने अभी तक पढ़ा क्या, बॉडी जो है डेथ के कुछ देर के बाद से कूल करना शुरू हो जाती है। हाँ, आफ्टर 1 to 2 आवर्स कूलिंग स्टार्ट हो जाती है बॉडी की। और 16 से 20 घंटे में वो जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, जो हमारे आसपास का टेम्परेचर था वहाँ का लोकल, उसी के अकॉर्डिंग बॉडी का टेम्परेचर भी आ जाता है। 0.4 to 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर के हिसाब से कूलिंग होती है बॉडी की, यानी हीट लॉस होती है। अब ये पोस्टमार्टम कैलोरीसिटी, देखिए कैलोरीसिटी है यानी हीट से रिलेटेड है। कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिसमें क्या होता है, डेथ के बाद से बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रिमेन हाई अप टू 2 आवर्स। 2-3 घंटे तक जो बॉडी का टेम्परेचर वो हाई ही रहता है, उसी को कहा जाता है पोस्टमार्टम कैलोरीसिटी। लाइक अब देखिए, जैसे किसी को पॉन्टाइन हेमरेज हो गया, हीट स्ट्रोक हो गया, हाँ, या स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग थी, स्ट्रिक्नीन कुचला, स्ट्रिक्नीन पॉइजनिंग थी, टेटेनस था जिसमें कन्वर्जन्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में जो होता है ना, बजाय कूलिंग होने के पहले इनिशियल स्टेज में क्या होती है, और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी में। तो उसी को कहा जाता है पोस्टमार्टम कैलोरीसिटी। इंस्टेड ऑफ कूलिंग, द टेम्परेचर ऑफ द डेड बॉडी रिमेन्स हाई फॉर द इनिशियल 2 आवर और सो। 2 या उससे ज़्यादा घंटे तक जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हाई ही रहता है। अब जैसे एक टर्म होता है पोस्टमार्टम ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अब ये कंपल्सरी फिनोमेना है। मरने के बाद भी कुछ देर तक जो ग्लाइकोजन के स्टोर है वहां से ग्लाइकोजेनोलाइसिस होती रहती है, यानी वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज फिर एनर्जी में, एटीपी में कन्वर्ट होता है। और ये 240 कैलोरीज तक ये हीट जनरेट करती है सिर्फ इस प्रोसेस से, ग्लाइकोजेनोलाइसिस से। अब 240 कैलोरीज तक हीट जनरेट होती है ग्लाइकोजेनोलाइसिस से। इसके अलावा कोई इन्फेक्शस डिजीज थी, सेप्टिसीमिया या बैक्टीरियमिया था, इन कंडीशंस में भी जो टेम्परेचर है वो हाई रहेगा।
पहले अगर कन्वर्जेंस हो गया, तो अब कन्वर्जेंस कौन कौन सी कंडीशन में होता है? लाइक मैंने बताया ना, स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग थी या टेटेनस था या कोई कन्वर्सिव डिसऑर्डर और भी था। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा, अगर इनसे डेथ हो रही तो बॉडी का टेम्परेचर वो दैट रिमेन्स एलिवेटेड फॉर 2 or more hours, वो बढ़ा ही रहेगा। हीट स्ट्रोक हो गया, पॉन्टाइन हेमरेज हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें जो हीट रेगुलेशन सेंटर हैं वो डैमेज्ड हो चुके होते हैं पॉन्टाइन हेमरेज या हीट स्ट्रोक में। तो इसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, डी रैंक्ड होता है, यानी हाई की तरफ होता है। ये छोटा सा एक टर्म था, कुछ कुछ कंडीशंस में ये पाया जाता है, पोस्टमार्टम कैलोरीसिटी। या फिर जो बाहर का टेम्परेचर था, एक्सटर्नल टेम्परेचर था, वो बहुत ज़्यादा था, जो इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा था। तो ऐसी कंडीशंस में बॉडी जो है कूल करने के बजाय इनिशियल स्टेज में वो और हीट होना शुरू हो जाती है। ठीक। अब इसके बाद जो अल्गर मोर्टिस की है वो मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या होगी? सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है? ये साइन ऑफ डेथ है। सेकेंड चीज क्या है? अल्गर मोर्टिस जो बताती है टाइम सिंस डेथ, ये एस्टिमेट कराती है कितना देर हो गया होगा मौत को। अगर आपने बॉडी को बहुत तेजी से कूल करा दिया, जैसे हम फ्रीज कर देते हैं ना, बॉडी को फ्रीज कर दिया जाता है। अगर किसी का इंक्रीमेशन या बरियल 2 दिन बाद 3 दिन बाद कराना है तो उसको क्या किया जाता है? डीप फ्रीज करा दिया जाता है। ऐसी कंडीशंस में वो राइगर मोर्टिस और जो डिकम्पोजिशन यानी पुट्रीफाइड